नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल 2025 को सर्जरी पर 2 मुबीना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठ निकला। ज़राए के मुताबिक झूठा भारतीय दावा बज़ाहिर एक मन गढ़ंत बयानी को फैलाने की दानिस्ता कोशिश है। वक्त के तसलसल, ज़मीनी हक़ाइक़ और जारी की गई तस्वीरी शहादतों में संगीन तज़ादात पाए जाते हैं। वाक़े में 2 अफराद को दरअंदाज करा दिया जा रहा है। उनकी शनाख्त मकामी अफराद के तौर पर हुई है। मलिक फ़ारूक वल सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल जमालुद्दीन गाँव सजियोर के पुरअमन शहरी थे। मारे जाने वाले अफराद के लवाहिकीन ने 22 अप्रैल की सुबह उनके लापता होने की इत्तला दी थी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब हुआ। 23 अप्रैल 2025 को सर्जौर में 2 मुबीना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। राय के मुताबिक झूठा भारतीय दावा बज़ाहिर एक मन घड़त बयानी को फैलाने की दानिस्ता कोशिश है। वक्त के तसलसल, ज़मीनी हक़ाइक़ और जारी की गई तस्वीर शहादतों में संगीन तज़ादात पाए जाते हैं। वाक़े में 2 अफराद को दरअंदाज करा दिया जा रहा है। उनकी शनाख्त मकामी अफराद के तौर पर हुई। मलिक फ़ारूक वल सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल जमालुद्दीन गाँव सजियोर के पुरअमन शहरी थे। मारे जाने वाले अफराद के लवाहिकीन ने 22 अप्रैल की सुबह उनके लापता होने की इत्तला दी थी। तो बताएं इस हवाले से कि वक्त के तसलसल, ज़मीनी हक़ाइक़ और जारी की गई तस्वीर शहादतों में संगीन तज़ादात पाए जाते हैं। दिफाई तजियाकार हारिस नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। भारत का एक और जो झूठ है बेनकाब हुआ है, दरअंदाजी के इल्ज़ाम में 2 शख्स मारे और वो उन्हीं के शहरी थे, क्या कहेंगे? देखें, ये एक हमेशा से इनकी कोशिश होती है कि फॉल्स वाले को ऑपरेशन करते हैं, पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं और अपने खुद उन्होंने ऑपरेशन करके अपने लोगों को मारा है। उसके बाद पाकिस्तान में बदबू डाल दिए। ना वो टेररिस्ट पकड़े गए हैं, ना वो बॉडी दिखाई है, ना टेररिस्ट की बॉडी या सयाहों की बॉडी दिखाई है। इससे अंदाज़ा लगाएंगे किसी बार हिस्टेरिया क्रिएट करते हैं। उनके तमाम चैनल से आप देखेंगे जिस तरीके से वो एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहे हैं। ये तशवीश की बात भी है। और सेकंड ये कि जब भी कोई विजिटर आता है इनके मुल्क में के लिए खुद जाते हैं, ये इसी तरह का कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, ड्रामा करते हैं और वो ड्रामा इनको करना भी नहीं आता और खुद ब खुद पकड़े जाते हैं। जितने लोग मारे गए आपके सामने, इन्होंने किसी की बॉडी नहीं दिखाई है, कोई टेररिस्ट पकड़ा नहीं गया। और ये 8 लाख यहाँ की इंडियन फौज यहाँ पर मौजूद है कश्मीर के थोड़ी देर में, एक इंच एरिया कवर हुआ होगा। तो ये कैसे कहाँ से आ गया? ये बॉर्डर से आप ये देखें कि 400 किलोमीटर दूर है ये जगह जहाँ पर ये इन्होंने ये जगह कह रहे हैं। वहाँ से ये बताएं कि वहाँ पर कोई सेंसिंग हुई है, रात को जनरेटर जलते हैं, सर्च लाइट लगी होती हैं, एक परिंदा पार नहीं मार सकता, एक पॉइंट भी रात को गिरा तो अंधेरे में एक लाइट से पकड़ा जा सकता है। 400 किलोमीटर दूर जाकर कैसे ऑपरेशन हो सकता है? और उसके बाद हर दफा यही इन्होंने हमेशा करते हैं। 2000 में इन्होंने सिखों को मारा और ब्लेम पाकिस्तान पे दिया। 2007 में समझौता एक्सप्रेस आप देख लें, वो ड्रामा पकड़ा गया। 2008 में बॉम्बे का पकड़ा गया। अभी 2023 में जो इन्होंने ट्राइबल भी किया था वहाँ पर अपने फौजी मार दिए। पुलवामा में आपने देखा कि 45 सोल्जर इन्होंने अपने खुद मरवाए। कोई हुकूमत फौज ऐसी हो सकती है और एक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी। अभी भी जिस तरीके से वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरी इनको वार्निंग है कि प्लीज रिफ्रेन फॉर डूइंग एनी मिस्टेक। आपको ठीक से प्रोपोगेंडा करना भी नहीं आता। हारिस साहब साथ ही रहिएगा। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद। अब्दुल्ला साहब, शुक्रिया आपके वक्त फरमाइएगा। जैसे हारिस नवाज़ साहब फरमा रहे हैं कि कुछ भी होता है इल्ज़ाम पाकिस्तान पर, और प्रोपोगेंडा करना और प्रोपोगेंडे का तरीका भी नहीं आता। अब 2 दरअंदाजी की बात की, 2 लोग पाकिस्तान से वहाँ दाखिल हुए और अब हकीकत सामने आ रही कि अपने ही लोग थे जिन्हें शहीद कर दिया, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत का ये एक रवैया रहा है, लेकिन इसकी पहले मंतक को समझना जरूरी है। पहली बात यह है कि चोर मचाए शोर का बयानिया भारत कोई आज से नहीं बल्कि ये तो वतीरा है। और फिर अभी तो इसका सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि पहलगाम में ही जहां ये वक़ुआ पेश आया है, वहां अब आप देखें कि 1995 में इसी का तरह का एक वाकया हुआ जहां 6 गैर मुल्की सयाहों को जो है वो एक अल्फारान नामी तंजीम जो कि रॉ ने बनाई थी, और अल्फारान के लोगों ने पहले उन गैर मुल्की सयाहों को अगवा किया और उसके बाद उनके सर कलम कर दिए। और जो ज़हर है वही जो फिर उन्होंने रोना था वो पाकिस्तान के हवाले से रोना शुरू कर दिया। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये एक किताब है द मेडो के नाम से, और उसके अंदर बाकायदा ये अंग्रेजों की लिखी हुई किताब है, एड्रियन और क्लार्क की। और ये आज 30 साल हो गए, ना भारतीय हुकूमत ने उसके ऊपर कोई हर्जाने का दावा दिया,
ना अपना मौक़िफ़ पेश किया, और ये किताब जो है ये उसके अंदर सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। तो ये वाक़या जो है उसके बाद फिर आप सन 2000 में चले जाएं, जहां 20 मार्च 2000 को बाकायदा चितसिंगपुरा गांव के अंदर अनंतनाग के इलाके में वहां 36 सिखों को तब कत्ल कर दिया जाता है जब बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर जो है वो दौरे के ऊपर होते हैं भारत के। तो उसके लिए बाकायदा माय लाइफ किताब में बाकायदा बिल क्लिंटन जो हैं वो इस चीज़ का इजहार भी कर चुके हैं, और उन्होंने अपने शक का इजहार किया कि ये भारत का अपना कोई किरदार है। अभी जैसे ब्रिगेडियर हारिस साहब बोल रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि 45 फौजियों को जो है पुलवामा में मार दिया, लेकिन साथ ही साथ जो है ये भी बड़ी काबिले मतलब गौर बात है कि पुलवामा के अंदर जॉइंट कमीशन जो है वो मुकर्रर करने की बात हुई, जो कभी भी नहीं बनाया गया। पाकिस्तान जॉइंट कमीशन का हिस्सा ही नहीं बनाया गया, और फिर उन्होंने जाके अवंतीपुर एयरबेस से जो है वो पाकिस्तान पे 12 जहाज जो है भिजवा दिए, जिनमें से 8 पाकिस्तान की सरहद को अबूर कर गए। अभी वो मसला यहाँ यह है कि वो उनको जो हमने फिर जवाब दिया 27 तारीख का, वो उनके लिए ज़ाहिर है बड़ा यादगार किस्म का है। अभी तो मसला जो है ये है कि वो टी और फैंटास्टिक वाली बातें ख़त्म हो गई। अभी अगर आएंगे तो हम हाई टी कराएंगे, इस बार जो है वो खाली चाय पे नहीं, हाई टी से बात बनेगी। और दूसरी बात यह है कि भारत का अभी जो सबसे बड़ा इस प्रोपेगेंडे के अंदर जो एक मेरे ख्याल में काबिल गौर पहलू है वो ये है कि यहाँ 2 इनके मिलिट्री बेस कैंप मौजूद हैं। एक का नाम है जो ननवान बेस, और दूसरे का नाम है अमरनाथ यात्रा बेस। ये दोनों बेस यहाँ मौजूद हैं, और साथ तकरीबन 8 पुलिस चौकियां जिस जगह ये वाक़या हुआ यहाँ से समझे चंद गज के फासले पे ये बेस और ये चौकियां मौजूद हैं। फिर भी ये जो है वो ये काम शुरू हो गया। तो फिर इसका मतलब ये है कि भारत के, और साथ ही साथ जिन खबरों को दबाया जा रहा है लेकिन जाहिर है पता तो चल जाती हैं, इन बेसों के ऊपर जो फौजी बेस हैं दोनों, इनके ऊपर तमाम फैमिलीज को जो है वो वापस भिजवा दिया गया, और 2 दिन कबल। और वहाँ एक भारतीय मीडिया के जो उनके फिल्म स्टार हैं वो भी वहाँ आए हुए थे, जिनको कहा गया कि आप भी वापस चले जाएं। ये बात जो है ये बड़ी हैरान कुन बात है कि आखिर ऐसा 2 दिन पहले ऐसा अमल क्यों किया गया, और फिर जो जिस तरीके से ये मुतअद्दद वाक़यात जिसके अंदर भारत ये काम कर रहा है, अब ऐसा क्यों कर रहा है भारत, ये बड़ा सोचने की बात है। पहली बात यह है कि भारत इसलिए ये कर रहा है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत जो है वो बुरी तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रही है। कश्मीर के हालिया इलेक्शंस के अंदर जो नाम निहाद इलेक्शन कराए, उसके अंदर भी बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ी, और शिकस्त जो है वो उसका मुकद्दर बन गई। नतीजा यह हुआ कि अभी भी जो बीजेपी की हुकूमत जो इस टाइम पे वफाक के अंदर मौजूद है वो भी बैसाखियों के ऊपर खड़ी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने जिनके साथ इत्तेहाद किया वो बुनियादी तौर पे उसके नजरिए से बहुत दूर खड़े हैं, बल्कि बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी को मुश्किलात हैं अपनी हुकूमत चलाने के लिए, और जो नरेंद्र मोदी के ऊपर और उसकी हुकूमत के ऊपर करप्शन समेत जो दीगर इल्जामात और एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के वजह से जो उसको आड़े हाथों लिया मगरबी मीडिया ने, जस्टिन ट्रूडो ने, और फिर इसी तरह से अमेरिका में उनका प्लान जो है वो बेनकाब हुआ, ये वो तमाम बातें हैं। 8 उनके लोगों को कतर के अंदर फांसी लगा दी गई एस्पियोनाज के लिए। तो फिर आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जो है उसने कुछ ना कुछ तो एक लुच चलना था, और वो अब उन्होंने एक ऐसे वक्त में कि जब JD वेंस जो कि नायब सदर अमेरिका है, अपने ज़ाती निजी दौरे के ऊपर वो तशरीफ लाए हैं, और वो 4 दिन के, क्योंकि उनकी बेगम जो हैं वो एक हिंदू निजात खातून हैं, आंध्र प्रदेश की रिहायशी हैं, तो उनको वो लेके आए हैं, और इस टाइम पे फिर ये एक काम हो गया। यानी कि दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई इस टाइम पे सिफारती कोशिशें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके अंदर हम कामयाब काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान जो एक वक्त में वो ये सोच रहे थे कि अब जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमारी मजबूत गिरफ्त जो है वो आ चुकी है, और फिर एक दफा दुश्मन को खानी पड़ी। तो बलूचिस्तान हो या TTP, जहां जहां भारत की इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो रही है, और खास तौर पे बांग्लादेश के अंदर जो जिस तरीके से वहां पूरी हुकूमत तब्दील हो गई और भारत का जो वो किस्सा था वो पारीना बन गया, तो इस वजह से भारत को बहुत ज्यादा सिफारती सतह के ऊपर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है।
پاکستان کی یہ جو خاص طور پہ جو ابھی حالیہ ہماری اوورسیز کانفرنس ہوئی، جس کو بھارت جو ہے وہ اوورسیز کو ورگلا رہا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈس انفو لیب اور دیگر جو اس قسم کے ان کی پروپیگیٹ کر رہے ہیں، جس انداز کے اندر ان کے حوالے سے خاص طور پہ جس کے اندر عادل راجہ جیسے غدار وطن جو ہیں، جو وہاں بیٹھ کے رشی سونک کے زمانے میں جو بھارتی نژاد وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس کے زمانے میں اس کو باقاعدہ وہاں جو اس کو پرماننٹ ریزیڈنسی دی گئی، حالانکہ برطانیہ تو کسی کو ویزا بھی نہیں دیتا۔ لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ آرمی چیف نے جب یہاں ایک زبردست قسم کا اوورسیز سے خطاب کیا اور وہ اتنا پرجوش ہوا کہ اوورسیز نے پاکستان آرمی اور پاکستان ریاست کے زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ یہ بات بھارت کو جو ہے وہ بہت تکلیف دے رہی ہے، ان کو ان کا تمام انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیرو ہو رہی ہے، اور کشمیر کے اوپر خاص طور پہ اب ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا ایسے وقت میں جب بھارت جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ایک لوگوں کے ذہنوں کو پلٹنے کی ایک مکروہ سازش کر رہا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر اس نے کیا، اسی طرح آزاد کشمیر میں، تو پھر ایسے وقت میں اگر وہ براہ راست کوئی پاکستان پر حملہ کرے گا یا کوئی اس قسم کا مس ایڈونچر کرے گا تو جواب تو جو اس کا منہ توڑ ملے گا وہ تو انشاءاللہ ملے گا، لیکن کیا وہ ایسا کرے گا کہ اس طرح سے تو پھر پاکستانی قوم یکجا ہو جائے گی؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ بڑا خطرناک ہے۔ تلسی گیبرٹ جو CIA کی انٹیلیجنس چیف ہیں امریکہ کی اور بھارتی نژاد خاتون ہیں، ابھی تقریباً 3 ہفتے پہلے ان کی نریندرا مودی سے ایک براہ راست ملاقات بھارت یاترا کے دوران ہوئی۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ نے اپنی اسٹریٹجک ڈیفنس اور اسی طریقے سے ڈپلومیٹک پالیسی جو ہے وہ وضع کر دی ہے بھارت کے حوالے سے؟ تو اس کا جواب تو نفی میں ہے۔ تو تلسی گیبرٹ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غزہ کا ماڈل جو ہے وہ کشمیر میں ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے 4 بریگیڈ فوج جو ہے باوجود 10 لاکھ فوج کی وہاں موجودگی میں مزید کمک بھیجی گئی ہے، یعنی کہ تقریباً کوئی 1.25 ڈویژن فوج جو ہے وہ مزید بھیجی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے کیونکہ ان کی جو ایک خاص ریجمنٹ ہے بھارت کے اندر جو کہ جنگل وارفیئر کے اندر مشہور سمجھی جاتی ہے، اس کا نام ہے مہر ریجمنٹ، وہ مہر ریجمنٹ جو ہے وہ بری طریقے سے کشمیر میں ناکام ہوئی۔ پھر انہوں نے جو ہے ہیرون ڈرون جو ہے وہ وہاں سے اسرائیل سے امپورٹ کر دیے، لیکن ان ڈرون کا عالم یہ ہوا کہ بھارتیوں نے جب وہ چلائے تو وہ اپنے ہی ان کے جو فوجی چوکیاں تھیں ان کے اندر گھس گئے اور متعدد لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے اور کچھ جو ہے وہ وہاں جہنم واصل ہو گئے۔ اب یہ تمام باتیں سامنے نظر میں رکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی امریکہ سے سپورٹ چاہتے ہیں، کیونکہ کشمیر وہ علاقہ ہے جہاں ظاہر ہے پھر آپ کو معلوم ہے چین کی سرحد بھی موجود ہے، اور وہاں جو ان کا جتنا بھی علاقہ ہے چین کا پاکستان کا، یہ ایک ان کا سرحدی تنازع بھی ہے۔ وہاں آپ کو پتہ ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور لائن آف کنٹرول کا ایک بہت بڑا چین کے ساتھ ایشو ہے، جس میں 67 بھارتی فوجی جو تھے وہ ڈنڈوں سے اور مکوں سے جو ہے وہ چینیوں نے مار دیے تھے۔ تو اس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کسی صورت اس کے اندر ہم جو ہے وہ یا US کی سپورٹ لے لیں چائنا کے خلاف، کیونکہ ظاہر ہے آج جو بھارت کی جتنی شرنگیزیاں ہیں، دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں، اس کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر مقدمات ہیں، ان سب کو نظر انداز اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ چین کے سامنے ایک قوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، کیا اس کا رخ پاکستان ہے یا اس کا رخ جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر ہے، جس کے اوپر بھارت کی گرفت جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ لوگ سراپا احتجاج ہیں اور باوجود کوششوں کے جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے، اور حریت کا جذبہ جو ہے وہ وہاں بیدار ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھارت کے ان مکروہ عزائم کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ BJP حکومت اپنی جو پاپولیرٹی ہے بری طریقے سے کھو بیٹھی ہے، اس وجہ سے وہ پاکستان پر کوئی ممکنہ اس قسم کی کارروائی کرنے سے بھی جو ہے میرے خیال میں گریز نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو مغرب کی آشیرواد حاصل ہے۔ لیکن وہ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان کے پاس ان سے بہتر ایئر فورس موجود ہے،
جس کو الحمدللہ دنیا کی 7 بڑی اور مضبوط اور فعال ایئر فورس کے اندر جو ہے فضائیہ کے اندر جو ہے شمار کیا گیا حالیہ، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے 149 ممالک کے اندر الحمدللہ جس نے پچھلے 2 سال میں ہونے والی برطانیہ کے اندر ملٹری ایکسرسائزز جو تھیں اس کے اندر نمبر 1 پوزیشن حاصل کی، اور پاکستان الحمدللہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز اور جوائنٹ SSG ایکسرسائزز جو ہے وہ ہمارے کمانڈوز کے ساتھ بحرین کی، قطر کی، سعودی عرب کی اور چین کی، روس کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ترکی کے ساتھ جو ہے ہمارے روابط مضبوط ہو رہے ہیں۔ بھارت کو ایک یہ بھی تکلیف ہے کہ پاکستان اور روس کے مابین جو ہے وہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی جو حالیہ کانفرنس ہوئی جس کے اندر تو وہاں سب سے بڑا وفد جو تھا وہ روس کا